The names of Harshad Mehta and Ketan Parekh will live on in memory not only because of the havoc they unleashed on investor wealth, but because they revealed gaping holes in India's financial system. शारदा चिट फंड घोटाला क्या है? मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%. जब भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो अक्सर वे स्टॉक मार्केट के सिर्फ एक ही साइड को देख पाते हैं या यूं कहे कि सिर्फ आधा सच ही बताते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इनसे पैसे कमाए जाते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या हो यदि मैं आपसे ये बोलूं कि स्टॉक मार्केट का एक दूसरा चेहरा भी है जो समय समय पर हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम आदि के रूप में बाहर आते रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, और यदि कभी पता चल भी जाए तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और इंडिया में तो इन स्कैम्स की जड़ बहुत ही ज्यादा गहरी है अभी भी। साथ ही कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। अब ये सारे स्कैम्स ना हो इसके लिए 12 अप्रैल 1998 को एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई विच इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने बहुत सारे स्कैम्स को होने से रोका है, पर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक रेगुलेटरी बॉडी 100% एक्यूरेट हो। देखिए मार्केट में स्कैम कैसा भी हो, सबसे ज्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर को ही होता है। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, कोई स्कीम में हो या तो फिर बॉन्ड्स में हो। पर ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि बस आपको पता चले, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी ये आपके इन्वेस्टिंग करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आदि देख लोगे और यदि उस कंपनी में कोई स्कैम हो रहा है तो आपको ऐसा अंदाजा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, और आप एक बड़े स्कैम के शिकार होने से बच सकते हो। और सिर्फ स्कैम्स ही नहीं, कुछ तो हमारे खुद के डिसीजन ऐसे होते हैं मार्केट में जो हमारे कैपिटल को खतरे में डाल देती है। हम ऊपर से ही स्टॉक्स को देख करके जो डिसीजन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो कभी कभी हमें लगता है कि सही है, पर अंदर गेम कुछ अलग ही चल रहा होता है। ये सभी देखेंगे हम, पर सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं। देखिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो यूं ही उठ करके उसमें पैसे नहीं डाल देते हैं। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, P&L स्टेटमेंट देखते हैं, और जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उस कंपनी के बारे में सब देखने के बाद ये तय करते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना घाटे का सौदा है या भविष्य में मुझे प्रॉफिट कमा करके देगी। पर क्या हो यदि मेरे पास उस कंपनी के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हो जो किसी दूसरे को ना पता हो और ना ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने उस इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी के अंदर के लोगों को पैसे दिए हो, या उस कंपनी के अंदर मेरे जान पहचान के लोग काम करते हो जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिए हो, और इन्फॉर्मेशन भी ऐसा जिससे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये और लोगों के साथ थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा? और सच बताऊं तो यही इनसाइडर ट्रेडिंग है, कि किसी कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करके पैसे बनाना, और ऐसा आज भी होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 1992 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस तरह के लोगों को हम इनसाइडर मानेंगे और किस परिस्थिति में इनसाइडर ट्रेडिंग कंसीडर किया जाएगा। सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 2015 में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस एक्ट के अनुसार वैसे लोग जिनके पास कंपनी के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटीज इन्फॉर्मेशन का डायरेक्ट एक्सेस हो, वो इनसाइडर होंगे। जैसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स आदि। साथ ही वैसे लोग जिन्हें इनसाइडर के द्वारा इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है उसे भी इनसाइडर के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे यदि कंपनी के एमडी अपने घर में जाकर के ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने वाइफ के साथ शेयर करता है तो अब उसकी वाइफ ही इनसाइडर हो गई। पर कई केसेस में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में इसे इनसाइडर माना जाना चाहिए या तो फिर नहीं। जैसे इसी केस में यदि एमडी की वाइफ ये बोले कि मैंने अपने हस्बैंड को बात करते हुए सुना था जब वे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कंपनी के दूसरे ऑफिसर से बात कर रहे थे जिस समय मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो क्योंकि मैंने इस इन्फॉर्मेशन को खुद से जानने की कोशिश नहीं करी तो मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। तो इस परिस्थिति में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी होता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर ऐसा होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक केस मैं आपको बताता हूँ। राकेश झुनझुनवाला अपटेक कंप्यूटर नाम की एक कंपनी में अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते थे, जिसके कारण उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी था। साल 2016 में अपटेक कंप्यूटर को एक नया सेगमेंट का बिजनेस खड़ा करना था जिससे इस कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। ये इन्फॉर्मेशन राकेश झुनझुनवाला ने अपने भाई और बहन को बताई, जिसके बाद भाई ने 2.5 लाख और बहन ने
5 लाख शेयर्स इस कंपनी से खरीद लिए। और जब ये न्यूज मार्केट में गई तो स्टॉक प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा और मस्त ये दोनों अपना प्रॉफिट लेकर के निकल गए। जब सेबी की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उत्पल सेठ और राकेश झुनझुनवाला के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था, जिसके बदौलत उन्होंने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद झुनझुनवाला की टीम सेबी के ऑफिसर से मिलने गई और 37 करोड़ में ये पूरा केस सेटलमेंट हुआ। सेबी के इस रूल को कंसेंट ऑर्डर विद सेटलमेंट भी कहते हैं। ये सब बातें मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाया है सभी का सोर्स मैं कमेंट में दे दूंगा, आप जाकर के एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंपनी का स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता या घटता कैसे है? मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आप लोगों को पता होगा कि जब किसी कंपनी के शेयर मार्केट में लोग ज्यादा खरीदने लगे और बेचने वाले कम हो जाए तो डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने के कारण स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है, या जब किसी स्टॉक्स का डिमांड घट जाए और सप्लाई बढ़ जाता है तो इसका प्राइस घट जाता है। और ये सभी यदि ऑर्गेनिक तरीके से हो तब तो सब बढ़िया चल रहा होता है, पर कभी कभी कोई लोग या एक ऑर्गेनाइजेशन गलत तरीके से स्टॉक्स प्राइस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। ऐसा 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो पंप एंड डंप स्कीम, जिसमें किसी पेनी स्टॉक कंपनी के बहुत सारे शेयर को खरीद लिया जाता है। बेसिकली पेनी स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, कुछ रुपयों या इवन कुछ पैसों का प्रति शेयर होता है। शेयर को खरीदने के बाद सबसे पहले तो उस कंपनी के इमेज को सुधारा जाता है, PR मशीनरीज, एडवर्टीजमेंट का यूज करके, टीवी न्यूज चैनल को पैसे दे करके। उसके बाद उस कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव अफवाह फैलाई जाती है, इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, वैसे लोग जो टीवी पर आकर के टिप देते हैं उसको पैसे दे करके, और भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है। जैसे ही लोगों की नजर स्टॉक्स पर पड़ती है लोग उसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने लगता है, जबकि कंपनी की फंडामेंटल बहुत ही बेकार होती है। जब स्टॉक्स एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाता है तो स्कैमर्स मस्त अपना प्रॉफिट निकाल करके अपना सारा होल्डिंग मार्केट में डंप कर देता है और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता है, जिससे बाकी सभी रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो जाता है। अब आप ये बोलोगे कि रिटेल इन्वेस्टर इतने बेवकूफ तो होते नहीं है कि वो किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर दे क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा था या किसी से सुना था, जबकि कंपनी में ना कोई वॉल्यूम दिख रहा हो और ना ही कोई फ्यूचर है इसका। तो आपको बता दूं कि इन स्कैमर्स के पास इसका भी उपाय होता है। पहले तो ये 2 लोग मिलकर के किसी पेनी स्टॉक्स का अच्छा खासा स्टॉक ले लेते हैं, फिर खुद में ही बाय सेल करते रहते हैं। अब इस बाइंग एंड सेलिंग के कारण फॉल्स वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे FII, DIIs इस स्टॉक्स को खरीद रही है, और इससे बड़ा फिल्टर रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या हो सकता है। वे ये सोचकर इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं कि यदि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो कोई तो बात होगी, और एक बड़े स्कैम में फंस जाते हैं। इसके उलट बहुत सारे स्कैमर सेम चीज को शॉर्ट सेलिंग के द्वारा भी करते हैं, जिसे शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कीम कहा जाता है। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में होता यह है कि कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के दाव लगाता है कि कोई स्टॉक्स भविष्य में बेकार परफॉर्म करेगी। वे हाई प्राइस पर किसी स्टॉक्स को पहले तो बेच देते हैं, फिर जब स्टॉक्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसे वापस से खरीद लेते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कीम में भी यही होता है कि पहले किसी कंपनी के स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं और फिर उस कंपनी का नेगेटिव PR करते हैं। अलग अलग सोर्स जैसे टीवी चैनल, इन्फ्लुएंसर्स, नेगेटिव PR के द्वारा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को नीचे लाया जाता है, और जब स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है तो कुछ हर्ड मेंटालिटी के लोग पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इसका प्राइस और नीचे आने लगता है। और जब प्राइस एक सर्टेन अमाउंट तक नीचे आ जाता है तो उसे वापस से खरीद दिया जाता है और मस्त प्रॉफिट बना लिया जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अडानी हिंडनबर्ग केस में हिंडनबर्ग ने किया था। जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा हमें उस कंपनी पर करना पड़ता है कि वे हमें अपने कंपनी के रिलायबल डाटा प्रोवाइड करे, ताकि हम अच्छे से एनालिसिस करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। पर जब कंपनी ही फ्रॉड करने पर उतर जाए बस सिर्फ इसलिए ताकि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, तो इससे बड़ा स्कैम और क्या ही हो सकता है। देखिए, कंपनी के ऑपरेशंस का, इनके रेवेन्यू का, इसके शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। पर हाँ, शेयर का प्राइस यदि ज्यादा हो तो आसानी से लोन मिल जाते हैं, कम शेयर्स को गिरवी रख के भी। तो कभी कभी कंपनी बस थोड़े से लालच के चलते शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करते हैं, अपने रेवेन्यू को, P&L स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, यहाँ तक कि एनुअल रिपोर्ट को भी गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। हालांकि इसके लिए भी सेबी का एक रूल है कि आप एनुअल रिपोर्ट को, फाइनेंशियल्स को बिना ऑडिट करवाए सबमिट नहीं कर सकते हो। पर ऐसा तो है नहीं कि सभी ऑडिटर कंपनियां ईमानदार ही होंगी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। खैर, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल भी है, सत्यम कंप्यूटर स्कैम। बेसिकली सत्यम कंप्यूटर एक
IT सर्विस बेस्ड कंपनी थी जिसे साल 1987 में राजू ब्रदर्स, रामा राजू और रामालिंगा राजू के द्वारा बनाया गया था। कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही थी तो इसे साल 1991 में BSE पर लिस्ट कर दिया जाता है। 2003 तक ये कंपनी यूनिकॉर्न भी बन गई थी, पर बाद में पता चलता है कि राजू ब्रदर्स अपने कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाने के लिए फर्जी बिल्स बनाते रहते थे जिसकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। इसी फर्जी बिल्स के कारण ऑन पेपर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस स्टॉक्स की ओर अट्रैक्ट हुए और एक स्कैम में फंसते गए। बाद में मिस्टर राजू ने बढ़े हुए स्टॉक्स प्राइस पर अपने खुद के स्टॉक को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और जब ये स्कैम के बारे में पता चला तो 158 रुपए का शेयर मात्र एक दिन में ही कुछ रुपए का हो गया और इन्वेस्टर्स का हजारों करोड़ों का लॉस हो गया। जब हम मार्केट में नया आते हैं तो शुरुआत में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है या हमें कंपनीज एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड की ओर देखना शुरू करते हो या तो फिर कोई ऐसी स्कीम जिनमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और यही लोग सबसे पहले उन फ्रॉडस्टर का टारगेट होते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने का लालच देते हैं और वो भी बिल्कुल ही कम रिस्क पर। जब लोग उन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले इन्वेस्टर को तो वादे के मुताबिक अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं ताकि और लोगों को पर विश्वास हो सके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। ये फ्रॉडस्टर अपना एजेंट भी रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर सके। पर जब एक टाइम के बाद इनमें इन्वेस्ट करने वाले लोग मिलना बंद हो जाते हैं तब ये फ्रॉडस्टर एकदम से गायब हो जाते हैं उन गरीब लोगों के पैसों को लेकर के, जो हो सकता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपने रिटायरमेंट का पैसा उसमें डाला हो ताकि भविष्य में पैसों को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और जब ऐसे लोगों के पैसे डूबते हैं ना तो वो दृश्य क्या बताऊं मैं आपको, वो दृश्य बहुत ही भयानक होती है। आप इमेजिन करके देखो कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी उस समय। शारदा ग्रुप स्कैम में भी यही हुआ था। साल 2013 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों के हजारों इन्वेस्टर ने लाखों रुपए इस स्कैम में गंवाया। अभी तक जितना भी हमने देखा है ये तो वे स्कैम्स हैं जो दूसरों के द्वारा किया जाता है, पर कई बार हमारे खुद के डिसीजन स्टॉक मार्केट में हमारी कैपिटल को खतरे में डाल देती है। और यदि सच में आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि कई बार हम सिर्फ स्टॉक्स प्राइस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। यदि किसी कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बस बिना किसी एनालिसिस के भेड़ चाल में फंसकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी स्टॉक्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि किसी दूर के रिश्तेदार ने बोला था कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। यकीन मानो ये इन्वेस्टमेंट का सबसे गलत तरीका है। जब तक आप किसी कंपनी को खुद से एनालिसिस नहीं करते हो, आपको उसका बिजनेस मॉडल अच्छे से नहीं समझ आता है, तो प्लीज किसी टिप के बेसिस पर या सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आप एक बार प्रॉफिट कमा लो बट बार बार ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं सीख पाओगे और भविष्य में आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। और हाँ, पेनी स्टॉक से तो बिल्कुल ही दूर रहिएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मैं देखता हूँ वे पेनी स्टॉक्स बताते हैं जो भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला होता है, और आप भी सोचते हो कि यदि 1 रुपए का शेयर 2 रुपए भी हो जाए तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो डबल हो जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। आप यदि एक बार पेनी स्टॉक्स खरीद लोगे तो पहले तो वो बढ़ेगी नहीं और आप उसे दोबारा बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ही नहीं होती है, कोई खरीदने वाला मिलेगा ही नहीं आपको, तो वैसे भी आपका वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद ही होना है। देखिए, कोई भी स्कैम हो उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है नॉलेज। आपको यदि पता होगा कि स्कैम कैसे होता है तो शायद आप उस ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। उससे भी ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है यदि आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो। ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है या सीखा नहीं जा सकता है। ये जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके हमें दिखाया जाता है उतना है नहीं एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सीरीज लाऊं जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना सके। तो चलिए सब मिल करके स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।